और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया कि हम बात करने वाले इस वीडियो में प्रथम वर्ष के विषय पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक है एकीकरण के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दे। उसके बाद वीडियो देखो, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत मोटिवेशन है। तो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और देखते हैं पहला, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंप्यूटर का भाई शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणक, गणना करने वाला। सर्वप्रथम अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया में। किस कंप्यूटर को विशेष तकनीकी और वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के लिए तैयार किया गया है, तो कौन से कंप्यूटर को, तो भाई वर्क स्टेशन कंप्यूटर को। कंप्यूटर हार्डवेयर का इकाइयाँ होती हैं। कितनी इकाइयाँ होती है भाई कंप्यूटर हार्डवेयर की? 3 होती हैं। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, कहाँ पर संग्रहित रहता है स्थायी रूप से? द्वितीयक मेमोरी में। जी हाँ, द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कहते हैं, किसे कहते हैं कंप्यूटर की स्थायी स्मृति? रोम को। जी हाँ, स्थायी मतलब परमानेंट रहते हैं, इसमें डिलीट नहीं होता इसमें। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है? जो हार्ड डिस्क होता है वो किस मेमोरी का भाग है, तो वो है द्वितीयक मेमोरी का भाग है। एमएस वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? एमएस वर्ड में कुल 7 मेन्यू होते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का अर्थ क्या है? 2 फाइलों को भाई मिलाना, मर्ज करना। कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट क्या है? कॉपी करने की सामान्य जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+C, यानी कि स। सही उत्तर क्या होगा? कंट्रोल+C, स। पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+V। जी हाँ, अगर कॉपी करें तो पेस्ट करने के लिए ये है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C, सी से कॉपी। कंट्रोल करने के लिए पेस्ट करना है भाई तो कंट्रोल+V। अगला देखिए, पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है किस काम के लिए? भाई पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। देखते हो ना, कंपनी में कुछ लोग आते हैं बड़े बाहर से, तो कोई एक एम्प्लॉय जो है बड़े से प्रेजेंट बोर्ड पर कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, सबको दिखा रहा होता है, सब चित्र देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, है ना। एमएस पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है? एमएस पावर पॉइंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जी हाँ, मैं अपने थंबनेल भी उसी से बनाता हूँ, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। स्लाइड स्टोर व्यू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड स्टोर व्यू के द्वारा हम सभी स्लाइड्स को एक साथ मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं। जी हाँ, स्लाइड शो करने पे एक साथ सारी फोटो, गैलरी में हम क्या करते हैं, जब एल्बम खोलते हैं तो सारी फोटोज हमें छोटी छोटी दिखाई देती है ऊपर से ही, फिर जब एक फोटो पर क्लिक करते हैं तो बड़ी होकर खुल जाती है ना। तो वही बता रहे हैं कि सभी स्लाइड्स को एक साथ मिनिएचर फॉर्म में, छोटे फॉर्म में देख सकते हैं। अगला, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समयांतराल काल माना जाता है किसे? तो भाई ये माना जाता है सन 1965 से सन 1975 तक। जी हाँ, ये कंप्यूटर का द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का समयांतर काल है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ है? तो ये कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन में हुआ है। अगला सवाल, भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है किसने? भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है भाई परम अनुराग। जी हाँ, दोनों कंप्यूटर हमारे यहाँ पर मौजूद है। 2 तरह के सुपर कंप्यूटर है, एक का नाम है परम, दूसरे का नाम है अनुराग। तो सही उत्तर होगा ब दोनों। ठीक है। सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया? तो वो कॉन्सेप्ट भाई कौन सा था? ई बुक्स का था? बिल्कुल नहीं। वह विंडोज का था? बिल्कुल नहीं। ऑफिस एक्सपी था? नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इनमें से कोई उत्तर नहीं, हमारा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। देख लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सामने कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ भाई गणक होता है, अभी तो हमने पढ़ा था ना, शाब्दिक अर्थ गणक होता है। दूसरा, हम गणक संगणक जो करना है। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था भाई? तो जॉन नेपियर ने। जी हाँ, नेपियर ने ही लॉगरिथम का आविष्कार किया था। एमएस एक्सेल का निर्माण है भाई जो है अमेरिका देश में हुआ। कौन से देश में हुआ? अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में हुआ एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेल बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं, एमएस एक्सेल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में व्यूज होते हैं भाई, कौन से व्यूज होते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो व्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? 3 व्यू होते हैं, टोटल 3 व्यू हमें दिखाई देता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड है? डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए हम जो कमांड देते हैं भाई कंट्रोल+C। जी हाँ, कंट्रोल+C रहता है। डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए कौन सा कमांड है? अभी हमें पढ़ा था कंट्रोल+V रहता है भाई, कंट्रोल+V। फिर अंडू करने के लिए, जी हाँ, अंडू यानी किए गए काम को फिर से वापस जाने के लिए अंडू के लिए कमांड कौन सी है? तो अंडू के लिए जो कमांड है भाई वो है कंट्रोल+Z। जी हाँ, CTRL+Z दबाना पड़ता है। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? भाई कंप्यूटर में सीपीयू का जो पूरा नाम है वो है, क्या नाम बोल देंगे हम कंप्यूटर में भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लिखेंगे कैसे उसको? हिंदी में लिख सकते हैं सेंट्रल। ठीक है। फिर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सेल में बनी किसी भी फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है, क्या एक्सटेंशन होता है भाई?
एक्सेल में फर्स्ट भी XLS एक्सटेंशन बोलते हैं, उसको XLS बोलते हैं। एक्सेल में वर्कशीट में पंक्तियों की कितनी संख्या होती है? कुल संख्या भाई पंक्तियों की होती है उसमें, देख लीजिए आप, 65,536 65536, जी हाँ 65,536, ठीक है। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली बार क्या कहलाती है? भाई नीचे वाली सबसे बार जो रहती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टास्क बार कहते हैं, ठीक है, टास्क बार कहलाती है। अगला देखिए भाई, फंक्शन कमांड मेन्यू में होता है। फंक्शन कमांड किस मेन्यू में होता है भाई? तो फंक्शन कमांड जो होता है वो होता है हमारे टूल्स में। किस में होता है? टूल्स, जी हाँ, अंग्रेजी में टूल्स ऐसे भी लिखा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने टूल्स में। अगला देखिए, GUI का पूरा नाम क्या है भाई? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला, MS पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है? MS पावर पॉइंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जी हाँ, क्या नाम है इसका पूरा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है? Ctrl+P, जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है Ctrl+P है वो शॉर्टकट है, ठीक। तो ये हो गया हमारे वस्तुनिष्ठ। चलिए बढ़ते हैं अगले इकाई पे, अगली इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगली इकाई का जो पहला प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? शैक्षिक तकनीक की जो समस्या है वो क्यों आवश्यक है भाई? शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है ये सब सिखाना तकनीक के बारे में? क्योंकि हम नई चीज़ों को सीख पाएंगे, फिर शिक्षण कौशल को बढ़ा पाएंगे, और एकदम कठिन विषय होगा उसको अच्छे से समझा पाएंगे अगर हमें ये सब कंप्यूटर चलना आएगा तो। उपयुक्त उत्तर सही। आधुनिक समय में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए उपाबंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपाबंग? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी, सभी, जी हाँ, तीनों का। शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग किया जाता है? तो भाई ये प्रयोग किया जाता है किसमें? इन सभी में। कठोर शिल्प में, जी हाँ, कठोर शिल्प में, उपागम में, कोमल में नहीं, बिल्कुल कोमल में तो नहीं करते, तो सही भी तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो प्रणाली में, कठोर में, या कठोर में, सही उत्तर क्या होगा? कठोर में। अगला देखिए भाई, चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है भाई? शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य, शैक्षिक नियोजन मूल्यांकन, व्यू रचनाएं, युक्तियां, सभी, जी हाँ सभी, इसका सही है, सब शामिल है शिक्षा में, ठीक है, ये सब शामिल है, करेक्ट है। उसके बाद शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या है? शिक्षा में तकनीक का उदाहरण है कंप्यूटर द्वारा शिक्षण, जी हाँ, कंप्यूटर से पढ़ाना ये तो तकनीक का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए भाई, सर्वप्रथम कंप्यूटर जो है सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भाई अमेरिका जैसे देश में। अगला, ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका क्या है? प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तकनीक के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है, कौन भाई श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है? तो ये अप्रेषित, प्रक्षेपित, इलेक्ट्रॉनिक, सब, जी हाँ, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने बहुपिल के मशीन व पंच बोर्ड का उपकरण बनाया? तो किसने बनाया भाई? तो ये बनाया था हमारे प्रेसीज ने, माफ कीजिए, किसने? प्रेसीज ने, जी हाँ, सही उत्तर प्रेसीज। वर्चुअल कक्षा कक्ष के क्या लाभ है? वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ है भाई सब, बहुत सारे। भौगोलिक लाभ, क्योंकि घर के बैठे बैठे परीक्षा कर सकते हैं, एक के साथ एक भाई बात हो सकती है, इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है ना, बाद में देख सकते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऑनलाइन कक्षा में सब भाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। विश्व में सूचना संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भाई ये प्रारंभ कौन से सन में हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है 1950 में। कब हुआ? 1950 में। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है भाई? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है भाई? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, बिल्कुल सही है। गतिशीलता है, हाँ है। दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला, श्रव्य संप्रेषण का माध्यम क्या है? श्रव्य संप्रेषण का माध्यम है ग्रामोफोन। अगला, निम्न में से जनसंचार का माध्यम क्या है? निम्न में से जनसंचार का माध्यम समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, यहाँ से उपयुक्त सभी। अगला, वह उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग कर आवाज को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित किया जाता है, वो कौन सा उपकरण होता है? वह उपकरण होता है भाई इंफ्रारेड, जी हाँ, इंफ्रारेड के माध्यम से ही, ठीक है। आगे देखिए, अगला हमारा रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं, तो रिक्त स्थानों को देख लीजिए यहाँ पर। पहला देखिए यहाँ पर, पहला क्या है? आभासी कक्षा द्वारा अधिगम प्राप्त करने में छात्र क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। दूसरा, एमसेट के क्रियान्वयन में सहायता द्वारा प्राप्त होती है, किसके द्वारा भाई? शिक्षक तकनीक द्वारा। शिक्षा तकनीकी को राज्य संस्थान भी प्रदान करती है। शैक्षिक तकनीकी सेल को आर्थिक सहायता द्वारा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है भाई? आर्थिक सहायता द्वारा प्राप्त होता है इनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय। संसाधन केंद्र को विद्यालय के स्थान पर होना चाहिए भाई, किस स्थान पर? विद्यालय के मध्य में, बीच में, ताकि सब जगह फैलाया जा सके जल्दी से, किसी को भी जरूरत हो वहां से मिल जाए सामान। रेखीय अभिकृत अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है भाई? इसके प्रतिपादक है वाटसन, जी हाँ, वाटसन जी हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण किस सन में हुआ? 1990 में, जी हाँ, 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रदर्शन हुआ। 1950 में सूचना विज्ञान राज्य का प्रतिपादन हुआ यूएसए में, जी हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र क्या हो जाते हैं भाई, सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सक्रिय। अगला, इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम कौन सा है, ई ज्ञान कोश। इग्नू जो है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, याद रखिए दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा छात्र है वहां पर, ठीक है ना, इग्नू विश्वविद्यालय, ई ज्ञान कोश, ठीक है। अगला, आभासी कक्षा कक्ष शिक्षा प्रदान करता है, कौन सी परीक्षा भाई, छात्र केंद्रित शिक्षा, कौन सी होती है, छात्र केंद्रित, ठीक। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे एवं अंतिम इकाई के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है कौन, मूल्यांकन। मूल्यांकन न किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इसे मापन कहा जाता है। मूल्यांकन में जांचना होता है किसे भाई, सबको, बालक को भी, कुशलता की भी, उसकी वृत्तियों में रुचि को भी, सब जांचना है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है, सिर्फ नंबर नहीं। बालक को सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है क्या भाई, बालक के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है क्या भाई, ये है मूल्यांकन, है ना, मूल्यांकन से ही होता है फायदा। चौथे का क्या है, मूल्यांकन। फिर पांचवा देख लीजिए भाई, पांचवा, मूल्यांकन उस साक्ष्य का कर्मबद्ध संग्रह और परिणाम निकलना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है, किसने दी है, तो मूल्यांकन की परिभाषा दी है भाई सीई बीबे ने। किसने, सीई बीबे ने। अगला, एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, तब वह कोई गतिविधि कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है, यह आकलन कौन सा आकलन है, तो यह आकलन है व्यक्तिगत आकलन, है ना। एक बच्चे के ऊपर ध्यान देकर उसके पर्सनल काम को देखना, तो व्यक्तिगत आकलन, ठीक है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार इसका शैक्षिक प्राप्ति से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह है कोठारी आयोग से संबंधित। किससे संबंधित है, कोठारी आयोग, वैसले, जी हाँ, 7वें का अ कोठारी आयोग से संबंधित है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन की निरीक्षण विधि कौन सी होती है भाई, मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि है वो है गुणात्मक। कौन सी विधि है भाई, गुणात्मक होगी, गुणात्मक, ठीक। दूसरा देखिए, शैक्षिक मापन की प्रक्रिया कैसी होती है, शैक्षिक मापन की प्रक्रिया जो होती है परिणामात्मक होती है, परिणामात्मक, जी हाँ, परिणामात्मक होती है, ठीक है, परिणामात्मक होती है, इसमें परिणाम होगा, ठीक। अगला देखिए, संचित अभिलेख में कम से कम कितने वर्षों का उल्लेख होना चाहिए, तो इसमें भाई कम से कम 3 वर्षों का उल्लेख होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों से उद्देश्यों को भी मापा जा सकता है, कौन से उद्देश्यों को मापा जा सकता है भाई, यहाँ पर चौथा नंबर भाई, उच्च उद्देश्यों को, किसको, उच्च उद्देश्यों को मापा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा भाई प्रमाणिक होती है ना, प्रमाण है, यानी सिद्ध है कि हाँ सही है, इसने डिटेल में पढ़ा है, तभी तो इतना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ आया है। मानसिक संबंधित परीक्षा छात्रों का पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, इससे छात्रों का हम जो है स्तर पता लगा सकते हैं, किस स्तर के छात्र हैं। अगला देखिए, निबंधात्मक परीक्षा के मानक होते हैं, निबंधात्मक परीक्षा के कितने मानक होते हैं भाई, निबंधक परीक्षा के मानक जो विकसित नहीं होते हैं ना, विकसित नहीं होते हैं, निबंधक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते हैं, यहाँ हम लिखेंगे क्या नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते, ध्यान रखिएगा, विकसित नहीं होते हैं। अपने अध्यापकों के लिए छात्र क्या होते हैं, अपने अध्यापकों के लिए छात्र अपरिपक्व होते हैं, यानी मैं अपने किसी छात्र को देखता हूँ तो मुझे लगता है उन्हें आता नहीं, अभी सीखे नहीं है, मैच्योर नहीं है, मुझे इन्हें सिखाना है। शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का क्या होता है भाई, संस्था का सुधार होता है। शिक्षक का मूल्यांकन करेंगे, शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा ये देखेंगे तो संस्था का सुधार होगा। अगला देखिए, शिक्षकों को नवीन तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम भाई, अभिस्थापन कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। कौन से कार्यक्रम का, अभिस्थापन, जी हाँ, अभिस्थापन का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की क्या होनी चाहिए भाई, रुचि होनी चाहिए, भाग लेना चाहिए। अगर शिक्षक ही ऐसे कार्य नहीं करेंगे तो छात्र क्या सीखेंगे। अगला, पाठ्य वस्तु का निर्धारण कौन करती है भाई, पाठ्य वस्तु का निर्धारण जो है वह हमारी अध्ययन समिति करती है। कौन करता है ये काम, अध्ययन समिति, अध्ययन समिति का ये कार्य है, देख लीजिए आप। अगला, परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन व्यापक होता है, अधिक मूल्यांकन, है ना, अधिक मूल्यांकन क्या होता है, अधिक व्यापक होता है परीक्षा, है ना। संस्थागत निष्पादन की ग्रेडिंग में सबसे अच्छा क्या है, संस्थागत निष्पादन की ग्रेडिंग में सबसे अच्छा है उत्कृष्ट, क्या है, उत्कृष्ट सबसे अच्छा है, ठीक। तो योग है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर चौथी इकाई का भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। चौथी इकाई के प्रश्न उत्तर जो बहुत कम ही है, वस्तुनिष्ठ थोड़े से ही है, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला, शिक्षण अनुभव का प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित है भाई, ये प्रतिपादित है पहले का सही एडगर डेल्स के द्वारा। दूसरा, निम्न में से जनसंचार का माध्यम क्या है, निम्न में से जो जनसंचार का माध्यम है रेडियो, समाचार, दूरदर्शन सब है, उपरोक्त तो सभी। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि कौन सी है भाई, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि जो है वह हमारी फ्लैनल बोर्ड है। अगला देखिए,
विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक अंक है, जी हाँ, विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अव्यय जो अंक है वो क्या है, आइरिस है। क्या है, आइरिस। अगला देखिए यहाँ पर पांचवा, निम्न में से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रकार है कौन सा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो प्रकार है वो अनुदेशन तकनीक, सहायक तकनीक, वैकल्पिक, सब है। सब। वह उपकरण जो दृश्य निरोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु है, कौन सा उपकरण है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आता है, तो वह उपकरण जो है हमारा भाई वो है ब्रेल डिस्प्ले। दृष्टिबाधित ब्रेल लिपि, ब्रेल लुइस ब्रेल ने बनाया था, इसी के नाम पर है ब्रेल डिस्प्ले, याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीक में दृष्टिबाधिता, शैक्षिक तकनीकी में दृष्टिबाधिता की निराकरण तो उपकरण का उदाहरण बतलाइए। तो सातवें का उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, जॉर्ज रीजर। जी हाँ, जॉर्ज रीजर से हम क्या कर सकते हैं, शैक्षिक तकनीक में दृष्टिबाधिता का निराकरण हो सकता है। वह उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग कर आवाज को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित किया जाता है, वो कौन सा उपकरण कहलाता है भाई, तो वो उपकरण जो है वो है हमारा इंफ्रारेड। ठीक। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक है भाई वाटसन। ठीक है। कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना क्या है ना, यथार्थ चिंतन करना जो है इसका सही उत्तर होगा हमारा अनुरूपित शिक्षण। इसे ही क्या कहते हैं, अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण पहला, थिंकिंग ब्लॉक का एक ऑनलाइन संस्करण है। ठीक है, थिंकिंग ब्लॉक का एक ऑनलाइन संस्करण जो है वो क्या है, थिंकिंग ब्लॉक का ऑनलाइन संस्करण जो है मैथ का ऑनलाइन, है ना, यहाँ से मैथ सिखाया जाता है। नॉलेज एडवेंचर की स्थापना में एक गेसन और भाइयों बिल दोनों गैरी रोज द्वारा में की गई थी। कब की गई थी भाई, 1997 में, दोनों भाइयों ने 1997 बनाए थे। एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है, कौन सा गतिशील सॉफ्टवेयर जो है वो जियोगेब्रा है, जियोग्रेबा है, ध्यान रखिएगा, जियोग्रेबा जो है महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। 2 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक क्रॉस प्लेटफॉर्म पूर्ण शैक्षिक सूट है, कौन सा भाई, चौथे का उत्तर क्या होगा, जी कॉम्प्रेस। जी हाँ, जी कॉम्प्रेस जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए है। अगला, सेलेस्टिया का अंतिम अपडेट कब आया था, सेलेस्टिया का अंतिम अपडेट 2011 में आया था, सबसे अपडेट नहीं आया 2011। सेज का फुल फॉर्म क्या है भाई, सेज का जो फुल फॉर्म है वहां दिया हुआ देख लो, सिस्टम फॉर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंटेशन। सेज का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। अगला, क्रिस लॉरेल द्वारा बनाया गया एक 3D खगोल विज्ञान कार्यक्रम है, कौन सा भाई, सेलेस्टिया। सेलेस्टिया को किसने बनाया, क्रिस लॉरेल ने बताया सेलेस्टिया को। ठीक। अगला देख लीजिए भाई, सेलेस्टिया को किसने बनाया, क्रिस लॉरेल ने बनाया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिस लॉरेल, सेलेस्टिया। छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण मंच है, किन छात्रों के लिए, बाइस्ट्रोम छात्रों के लिए। जी हाँ, बाइटस्ट्रोम छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण मंच है। बीवीजी का नाम बदल 2017 में क्या कर दिया गया था, डिज्नी इंटरैक्टिव स्टूडियो। क्या नाम किया गया था उसका, डिज्नी इंटरैक्टिव स्टूडियो, डिज्नी इंटरैक्टिव स्टूडियो इसका नाम कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये सब का सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। इन सभी वस्तुओं प्रश्नों को करके जाइए, बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।